हेलो फ्रेंड्स, अटेंशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं हूँ रुचि कटियार और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये है आज का क्लास नंबर 7। तो इससे पहले के वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के चैनल पर अटेंशन क्लासेस पे जाके देख सकते हैं। और जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप घर बैठे आप अपने यूपीटीटी की सीडीपी की तैयारी बेहतरीन तरीके से निःशुल्क तरीके से करते रहें। आपको कोई भी एक भी पैसा नहीं खर्च करना है और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा मैं वादा करती हूँ आपका 30 में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने पहले का प्रश्न की ओर और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। ऑप्शन बी, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। और ऑप्शन डी है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो वंशानुक्रम की यहाँ पर बहुत सारी बात लिखी हुई है। ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन वंशानुक्रम के संदर्भ में सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विशेषताओं का शोधन। इसका ये ऑप्शन गलत है, बाकी के 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। क्या है? योग है, ना कि शोधन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वंशानुक्रम माता पिता में संतानों के गुणों का संचरण है, ये बात सही लिखी हुई है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं की वातावरण की प्रक्रिया का क्या है? परिणाम है, तो ये इसकी बात हो गई। और नेक्स्ट बात है डी, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में संचरित होना, ये वंशानुक्रम है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, शोधन ना होकर ये क्या है? योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की सभी जन्मजात विशेषताओं का क्या है? योगफल है, ना कि शोधन। ठीक है, तो सभी जन्मजात विशेषताओं का मतलब क्या हुआ? सभी जन्मजात विशेषताओं का मतलब क्या हो गया? किसी बच्चे का वंशानुक्रम से क्या मिलता है? उसकी हाइट मिलती है, किसी बच्चे का कलर मिलता है, उसका आईक्यू मिलता है, उसके इमोशंस, बहुत सारी चीजें हैं जो जन्मजात, उसकी बुद्धिलब्धि मिलती है। ठीक, तो जो भी चीजें हैं वो जो जन्म के साथ उस बच्चे के साथ पैदा हुई थी। और लेकिन बस ये है कि है तो, लेकिन एनवायरनमेंट जैसा जैसा मिलेगा बच्चे को वैसे ही वैसे उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक, ये बात एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगी कि हेरिडिटी ने तो सारी चीज़ें बच्चे के अंदर भर दी हैं, लेकिन एनवायरनमेंट अगर ठीक मिलेगा तो वो जो विशेषताएं उसके अंदर पड़ी हुई हैं वो निकल के सामने आएंगी। लेकिन अगर एनवायरनमेंट इनफेवरेबल रहा या प्रतिकूल परिस्थितियां रही तो वो जो कैरेक्टर्स बच्चे के अंदर हैं हो सकता है कि वो पूरी तरीके से डेवलप ना कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सहचर्य के नियम है। ऑप्शन ए, समानता का नियम। ऑप्शन बी, वैषम्य का नियम। ऑप्शन सी, समीपता का नियम। ऑप्शन ये डी, ये सभी। ठीक, तो सहचर्य के नियम, सहचर्य एसोसिएशन के नियम कौन कौन से हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सहचर्य में समानता का नियम भी लगता है, वैषम्य का नियम भी लगता है, समीपता का भी नियम लगता है। तो समानता का नियम क्या है कि जब कोई दो दीपक क्या हो, जब कोई क्या हो, दो उद्दीपक हो, एक उद्दीपक क्या हो, स्वाभाविक हो और दूसरा क्या हो, कृत्रिम उद्दीपक हो। दूसरा क्या हो, कृत्रिम उद्दीपक हो। अगर उद्दीपक स्वाभाविक भी कैसा हो, कृत्रिम की तरह हो, तो वो दोनों कैसे हो जाते हैं? समान जैसे दिखते हैं। और आपने देखा है कि
कभी कभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने देखने को मिलेंगी। तो ये कुत्ते के साथ किसने प्रयोग किया था साहचर्य परिवर्तन में? तो ये IP पावलोव ने किया था। साहचर्य में एसोसिएट शिफ्टिंग करी थी, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं वैषम्य का नियम, समीपता का नियम और ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन डैश, यहाँ पे भरना है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी समायोजन कहा जाता है, ऑप्शन सी सीखना कहा जाता है, ऑप्शन डी चिंतन कहा जाता है। तो गेट्स ने डेफिनेशन दी अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही। ऑप्शन इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, क्या भरना है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीखना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अनुभव गेट्स कहते हैं कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वो समाज से क्या करता है? समाज से या मैच्योरिटी से, बहुत सारी चीजों से क्या करता है? बच्चा सीखता है, परिपक्व हो जाता है तब सीखता है, समाज से भी चीजों को सीखता है। तो वो क्या गेन करता है? अनुभव गेन करता है। क्या गेन करता है? अनुभव गेन करता है। ठीक है, तो जब एक्सपीरियंस बच्चे में आ जाते हैं या किसी भी व्यक्ति में, जब अनुभव कब आते हैं? कोई चीज आज है उसके बाद कल सीखी है तो उसमें क्या है? एक्सपीरियंस जुड़ा है। एक कहावत कही जाती है कि धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। तो धूप में बाल सफेद नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति के पास में जितने ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, जितने उसने एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? तरह तरह की सिचुएशन को उसने हैंडल किया है, तरह तरह की सिचुएशन को उसने फेस किया है, तो उसे पता है कि कैसे किसी काम को करना है। तो उसने सीखा है कि सिचुएशन को कैसे फेस करना है। ये बात हो गई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीखना। गेट्स की ये डेफिनेशन है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, ऑप्शन बी अहंकारी प्रवृत्ति, ऑप्शन सी नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति और ऑप्शन डी हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नार्सिसिज्म। अब जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। तो नार्सिसिज्म जो शब्द है, नार्सिसिज्म जो शब्द है वो किसने दिया? तो नार्सिसिज्म का अर्थ होता है, ये लिखा ही है, स्वयं प्रेम, स्वयं प्रेम, स्वयं प्रेम करने की प्रवृत्ति। इसका अर्थ हो गया करने की प्रवृत्ति, इसका अर्थ हो गया। ठीक है, ये शब्द किसने प्रयुक्त किया था, किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने ये शब्द दिया था नार्सिसिज्म। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में कहानी। तो नार्सिसिज्म जो है इसके बारे में एक कहानी है और कहानी जानते हैं। तो एक राजा था यूनान का। कहाँ का? यूनानी राजा। कौन राजा था? यूनानी राजा। तो यूनानी राजा के संदर्भ में ये कहानी है कि एक राजा थे यूनान के, तो वो जंगल में शिकार करने गए। उनका नाम था नार्सिस। तो वो जंगल में जब शिकार करने गए तो वहाँ पर उनको बहुत तेज प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो उन्होंने क्या, वो दूर तक ढूंढते रहे कि उनको तालाब कहीं मिल जाए। तो वो देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच एक उनको तालाब दिखता है। तो वो जाते हैं, घोड़ा खड़ा करते हैं और अपने तालाब के पास में वो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पानी है। तो पानी पीने के लिए जैसे ही वो झुकते हैं तो वो अपने चेहरे को ही देखकर इतना ज़्यादा उस पर मोहित हो जाते हैं कि वो पानी पीना भूलकर अपना चेहरा ही पानी में देखते रहते, और देखते 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 वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। जब वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस जगह पर एक वृक्ष या एक पौधा उगता है और उस पौधे को नाम दिया गया नरगिस का। ठीक है, उस पौधे को नाम दिया गया नरगिस का। ठीक, नरगिस का। ठीक, तो ये बात थी किसकी? सिगमंड फ्राइड के बारे में और नार्सिसिज्म के बारे में। तो नार्सिसिज्म का अर्थ है क्या? अपने आप से प्रेम की प्रवृत्ति। और ये जो पाया जाता है वो किसमें? शिशुओं में पाया जाता है। छोटे बच्चों में अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों में होती है, बड़े व्यक्तियों में भी होता है। देखा है कि
एक गाना है, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो ये गाना है नार्सिज्म पे। ठीक, बहुत से बच्चों को आपने देखा है कि जब समाज में आपको ऐसे बहुत सारे नार्सिज्म के केसेस देखने को मिल जाएंगे। आपने देखा है कि जब कुछ लड़के और लड़कियां वो अपने शरीर से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि बाल झड़ने लगे तो परेशान, नाखून टूट गया तो परेशान, बार बार शीशे के सामने अपने फेस को देखना, बार बार हेयर स्टाइल को चेंज करना, बार बार चीज़ों को सही करना, थोड़े दुबले हो गए तो परेशान, तो और थोड़ा वेट गेन कर लिया तो परेशान। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, खुद से प्रेम करना। जरा सा भी अगर उनके शरीर में कहीं पर भी कोई दिक्कत होती, छोटी सी चोट लग गई, एक छोटा सा पिंपल निकल गया तो परेशान कि मेरा पिंपल लग गया, मेरा सुंदरता खत्म हो गई। तो ऐसी चीज़ें आपको समाज में देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपको इसीलिए ये इस पर गाना बन गया नार्सिज्म से, क्या कि मैं इतनी सुंदर हूँ क्या करूँ क्या करूँ। ठीक है, तो ये गाना आपको याद रखना है और नार्सिज्म की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यताओं के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ऑप्शन पढ़ने हैं, ऑप्शन ए क्षेत्र, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी मौसम, ऑप्शन डी जलवायु। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डैश की जगह, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, बी वातावरण। ठीक है, तो मनुष्य की बुद्धि बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। ठीक है, तो जो बुद्धि है, ये जो बुद्धि है ये क्या है, ये आनुवंशिक गुण है। कैसा गुण है, आनुवंशिक गुण है। कैसा गुण है, आनुवंशिक गुण है। कैसा है, आनुवंशिक गुण है। कैसा है, आनुवंशिक गुण है, मतलब कि आनुवंशिक लक्षण है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे के पीढ़ी में, मतलब कि दादा दादा के बाद पिताजी, पिताजी के बाद बच्चे और बच्चे के बच्चे, ठीक है, ये एक पीढ़ी चली आ रही है। तो जो बुद्धि है वो क्या होगी, क्या होगी, दादा से क्या जाएगी, पिता में, और पिता से कहाँ जाएगी, पुत्र में, और पुत्र से किस में जाएगी, पुत्र में। तो ये बात हो गई किसमें, नीचे की सीढ़ी में। ठीक है, अब ये जो है बुद्धि क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, क्योंकि ये आनुवंशिक लक्षण है तो ये क्या होगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। लेकिन अब ये बात की संक्रमित तो होती है, लेकिन ये जन्मजात योग्यताओं का विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां, तो यहाँ पर फिल करना है कि क्या भरना है। तो बात करते हैं एनवायरमेंट की। ठीक है, आनुवंशिक कैरेक्टर तो मिल गया बच्चे को, जन्म से बहुत सारी चीजें उसको उसके पेरेंट्स ने उनको उनके पूर्वजों ने दे दिया, लेकिन अब परिस्थिति अगर अच्छी नहीं हुई तो ठीक है, मान लीजिए किसी ऐसी सिचुएशन में उसको रखा गया जहाँ पर शिक्षा का कोई माहौल नहीं है, जहाँ पर उसके बौद्धिक विकास का कोई भी स्कोप नहीं है, जहाँ पर अपनी प्रतिभा को दिखाने का कोई स्कोप नहीं है, तो उसका बौद्धिक विकास वहाँ पर बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये कहा गया है कि जो वातावरण है, वातावरण का कार्य क्या है कि जो जन्मजात योग्यताएं हैं, जो जन्म से एबिलिटीज हेरिडिटी ने उसको दी हैं या पूर्वजों ने जो लक्षण उसको दिए हुए हैं, उसका विकास बेहतर तरीके से हो पाए और अच्छी परिस्थितियों में हो पाए, उसके लिए जिम्मेदार फैक्टर क्या है, एनवायरमेंट है। ठीक, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रामाणिक विचलन का मान, ऑप्शन बी केंद्रवर्ती प्रमाण का मान, ऑप्शन सी सह संबंधी प्रतिनिधि का मान, ऑप्शन डी समूह प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, केंद्रवर्ती प्रमाण की का मान, ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब जान लेते हैं कि केंद्रवर्ती प्रमाण का मान में और क्या चीज आती है। तो केंद्रवर्ती प्रमाण में 3 चीजें आती हैं, कौन सी, एक होता है क्या, माध्य, दूसरा होता है माध्यिका, और थर्ड होता है आपका बाहुलक। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं आंतरिक रूप से प्रेरित बालक के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वे चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी वो हमेशा सफल होते हैं। ऑप्शन सी वे कार्य के समय आनंद का अनुभव करते हैं। ऑप्शन डी वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर के प्रदर्शित करते हैं, ठीक, ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से प्रेरित बालक की नहीं है? तो आंतरिक रूप से प्रेरित बालक के लिए कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है, हमेशा सफल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेरणा जो है वो प्रेरणा दो प्रकार से होती है। बात करते हैं प्रेरणा, तो प्रेरणा कितने प्रकार से होती है? प्रेरणा दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की आंतरिक प्रेरणा होती है, आंतरिक प्रेरणा, और दूसरी प्रेरणा कौन सी होती है? बाह्य प्रेरणा होती है, बाह्य प्रेरणा होती है, ठीक, बाह्य प्रेरणा होती है। ठीक है, तो आंतरिक प्रेरणा में क्या होता है कि बच्चा किसी भी कार्य को अपने मन से करते हैं, अपनी पसंद से करते हैं, अपनी रुचि से करते हैं। इसके जस्ट विपरीत अगर मैं बाह्य प्रेरणा की बात करूं तो बाह्य प्रेरणा में कोई व्यक्ति कार्य तो करता है लेकिन बाहरी कारकों के दबाव में आकर करता है। लाइक दैट, जैसे कि किसी बच्चे को पुरस्कार मिलेगा तो वो पढ़ेगा, किसी बच्चे को पैसा मिलेगा तो वो पढ़ेगा, किसी बच्चे को प्रथम आने पर अवार्ड मिलेगा तो वो पढ़ेगा। तो अगर ऐसी चीजें हैं, तारीफ मिलेगी तो वो पढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है? वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड है। लेकिन अगर कोई बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है तो उसमें ये विशेषताएं देखने को जरूर मिलेगी कि वो चैलेंजिंग को लेने में पसंद रहते हैं, हमेशा चैलेंज लेते हैं और उनको चैलेंज लेना पसंद होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर चैलेंज होंगे तो ही मेरे काम को क्या होगा? परफेक्शन आ पाएगा, इसलिए वो चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं। इनकी दूसरी विशेषता है कि वे कार्य में आनंद, क्योंकि अगर कार्य अपनी पसंद का हो तो मजा आता है। ठीक है, अगर कहें कि इंटरेस्ट आपका किसमें है, तो किसी बच्चे का इंटरेस्ट मान लीजिए ड्राइंग करने में है, तो उसको ड्राइंग करना कभी बोरियत फील नहीं हो सकता, वो पूरे दिन ड्राइंग बना सकता है क्योंकि वो उसकी पसंद का काम है। ठीक, तो ये भी है कि वो कार्य करने में क्या करेंगे? आनंद का अनुभव करेंगे। वो कठिन कार्यों में उच्च स्तर का, अगर उनको मान लीजिए कोई टिपिकल कार्य दे दिया गया, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क दे दिया गया है, फिर भी वो हार्ड वर्क को भी करने में भी हाई लेवल की एनर्जी को प्रदर्शन करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? वो हमेशा सफल होते। देखिए क्या होता है कि आपने अपनी पसंद चुनी, ठीक है, कोई भी आपने कोई भी प्रोफेशन चुना है या किसी बच्चे ने कोई भी अपनी पसंद का कार्य चुना, जैसे कि फुटबॉल खेलना हो गया, वॉलीबॉल या सिंगिंग या डांसिंग है या स्टडी, कुछ भी, ठीक। तो अगर कोई बच्चे ने किसी भी इंटरेस्ट के बिहाफ पर किसी भी चीज़ को चुना है, ठीक, तो ये कतई जरूरी नहीं होता है कि वो उसमें सफल ही हो जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सफल ही हों, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो असफलता और सफलता तो आगे की बात है, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो ये बात तो तय है कि वो मजे से चीज़ों को सीखेगा। और पढ़ने में कभी भी ये नहीं है कि जबरदस्ती कहा जाए कि तुम पढ़ो, जबरदस्ती कहा जाए कि ये करो, नहीं, उसको अपनी मर्जी से काम करना है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे लिए ये जरूरी है, तो वो करता है और आनंद से करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए प्लेटो के द्वारा, ऑप्शन बी रूसो के द्वारा, ऑप्शन सी अरस्तु के द्वारा, ऑप्शन डी रॉस के द्वारा। तो ये डेफिनेशन किसकी दी हुई है? ये पूछा गया है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी किताब है जिसका शिक्षक को हमेशा अध्ययन करना चाहिए। एक बच्चे को एक शिक्षक हमेशा जीवन मतलब उसकी स्टडी करनी चाहिए। तो क्या है इसका राइट ऑप्शन? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रूसो। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रूसो। ठीक है, एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट और पूछी जाती है कि बालक है एक, रॉस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। रॉस की डेफिनेशन की बालक क्या है? एक कोरी स्लेट है। ठीक है, बालक कोरी स्लेट है जिस पे बच्चे अपने जीवन काल के अनुभवों को लिखता है। ये डेफिनेशन जब पूछी जाती है तो किसकी पूछी जाती है? रॉस की पूछी जाती है। तो रॉस ने क्या कहा है? बच्चे को क्या कहा है? बच्चे को क्या कहा है? बच्चे को क्या कहा है? कोरी स्लेट माना है। मतलब क्या है? बच्चे का मन क्या है? कोरी स्लेट के समान है, कोरी स्लेट के समान है, जिस पर बच्चे अपने जीवन काल में क्या लिखते हैं?
अनुभव लिखते हैं, जो भी वो अपने लाइफ में सीखते हैं उन एक्सपीरियंस को वो लिखते हैं जन्म के बाद, क्योंकि जब जन्म होता है तो उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है दुनिया में क्या है क्या नहीं है, दुनिया कैसी है, क्या चीज़ें होंगी, वो आगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, समाज में लोग कैसे होंगे, ये दुनिया भर की चीज़ें वो सीखता है, समाज से सीखता है, समाज के लोगों से सीखता है, ठीक है, और प्रकृति से सीखता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। तो एक्सपीरियंस को अपने दिमाग में लिखता है, अपने मस्तिष्क के स्लेट पर लिखता है, एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा क्षेत्र का मुख्य स्थान है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने में आसान है, लेकिन शिक्षा की बात करूं, अगर एजुकेशन की बात करूं, अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बीए हो, चाहे वो एमए हो, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे नेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे बीटीसी हो या बीएड हो, ये क्वेश्चन तो 100% कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से घुमा से आपसे पूछा ही जा सकता है, क्योंकि ये इसका क्या है, की पॉइंट है, क्या है, की वर्ड है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र का मुख्य स्थान किसका है, किसका है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक का। इसके अध्यापक का, तो अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का नहीं, ये सभी गलत हैं, और इसका सही क्या हो जाएगा, बालक का। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है, बालक का, क्योंकि बालक के आधार पर ही पाठ्यक्रम, बालक के आधार पर ही शिक्षण विधियां, बालक के आधार पर ही पाठ्य सहगामी क्रियाएं, बालक के आधार पर ही बालक में चीजें बदले। इसीलिए भारत सरकार ने या आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है, क्योंकि आने समय में बहुत सारा बदलाव हुआ, पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीज़ों की बदलाव, बहुत सारी चीज़ें जो कि समय को देखते हुए या वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होने की ज़रूरत थी। पाठ्यक्रम में भी बहुत सारी चीज़ों को बदलना जरूरी था, क्योंकि हम कह देते हैं कि बच्चे को रटंत प्रणाली से मुक्त कराया जाए या रटना होना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इसलिए पाठ्यक्रम में बदलाव समय दर समय होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जरूरी होता है। समय बदलता है, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, मांग बदलती है, 10 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो इसलिए समय के अनुसार पाठ्यक्रम भी बदला जाता है। ठीक है, और चलते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी पद्धति में है। ऑप्शन ए आगमनात्मक, ऑप्शन बी निगमनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो सामान्य से विशेष की के तर्क की प्रक्रिया में इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निगमनात्मक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर सामान्य से विशेष की तर्क की बात कर रहे हैं, अगर सामान्य से विशेष तर्क की बात कर रहे हैं, तो सामान्य से विशेष तर्क की बात अगर की जा रही है, सामान्य से विशेष तर्क की बात कर रही है, मतलब कैसे चल रहे हैं, सामान्य से विशिष्ट चल रहे हैं। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी, निगमनात्मक की। लेकिन सामान्य से विशिष्ट का मतलब क्या है, ऐसे कैसे चलेंगे, नियम से कैसे चलेंगे, उदाहरण की ओर, कैसे चलेंगे, नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे। ठीक, लेकिन अगर बात की जाए आगमनात्मक में, अगर बात की जाए किसमें, आगमनात्मक में, तो आगमनात्मक तर्क में कैसे चला जाएगा, आगमनात्मक तर्क में कैसे चला जाएगा, कैसे चले जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर, कैसे चलेंगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाएगा। और कैसे चलेंगे, तो इधर कैसे चलेंगे, उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे। कैसे चलेंगे, उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे। अगर आपसे विधि पूछी जाए कि आगमनात्मक तर्क में विधि कौन सी लगेगी, तो ये विधि हो जाएगी कौन सी, आगमन विधि, आगमन विधि। और ये विधि कौन सी हो जाएगी, तो ये विधि कौन सी हो जाएगी, निगमन विधि। कौन सी विधि, निगमन विधि। कौन सी विधि हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कौन सी, निगमन विधि, निगमन विधि, निगमन विधि। ठीक,
ये दोनों विधियां किसने दी हैं? ये दोनों विधियां किसने दी हैं? तो ये दी है किसने? अरस्तु ने। किसने दी है? अरस्तु ने दी है। ठीक, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये 10 क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट जो कि मैंने सेलेक्ट किए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा समझाने का प्रक्रिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।